क्लास 10th फिजिक्स का ये चैप्टर 4 है विद्युत धारा। तो आइए इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कुल संख्या है प्रश्नों की 6 और आपको ध्यान देना है कि ये प्रश्न जो है ये सारे प्रश्न थोड़े से लंबे हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझना है और लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है वीडियो को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। तो यहाँ पे जो शब्द है ओम, तो ये ओम क्या है। तो ओम एक जर्मन वैज्ञानिक है जिनका नाम जॉर्ज साइमन ओम है। उन्होंने चालक तार में विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। तो क्या होता है ओम का नियम, आइए लिखते हैं। किसी चालक में ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। यदि किसी चालक में ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, I समानुपाती V, और इसे ही कहा जाता है ओम का नियम। आपको क्या समझ में आया। यदि किसी चालक तार में उसमें ताप यानी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो तो जितना धारा प्रवाहित किया जाएगा तो उतना ही विभवांतर उसमें बदलाव होगा, यानी दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। समानुपाती और अनुक्रमानुपाती क्या होते हैं, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े और एक के घटने से दूसरा घटे, उसे कहा जाता है समानुपाती। जैसे में कि यहाँ देखिए, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ जाए और एक के घटने से दूसरा भी घट जाए, ठीक है। यहाँ दो राशियाँ कौन सी है, यहाँ पे है विद्युत धारा और उस पे उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, यानी विद्युत धारा बढ़ने से विभवांतर बढ़ जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह कम होने से विभवांतर घट जाएगा। यदि शर्त यह है कि यदि चालक में ताप में परिवर्तन ना हो तभी। तो इसे ही कहा जाता है ओम का नियम। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अर्थात I समानुपाती V। तो इस तरीके से हमने ओम का नियम यानी इसकी परिभाषा कर दी, क्या होता है ओम का नियम। अब इसके बाद इसी में दूसरा सवाल है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। तो आइए इसको सत्यापित कर देते हैं। अब यहाँ से आपको समझना है ओम के नियम का सत्यापन। तो सत्यापन के लिए किन किन उपकरण की आवश्यकता होती है, यहाँ लिखा गया है उपकरण। एक शुष्क सेल चाहिए यानी सूखा सेल, एक आमीटर यानी एमीटर चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमीटर वोल्ट मीटर, तथा एक स्विच, यहाँ पे स्विच है, स्विच चाहिए, तथा एक नाइक्रोम के तार के टुकड़े यानी P और Q, ये लाल रंग का नाइक्रोम का तार है, चाहिए, ठीक है। यहाँ पे संयोजित किया जाता है। तो ये सारे उपकरण चाहिए इस नियम को सत्यापित करने के लिए। तो आइए प्रयोग द्वारा सत्यापित करते हैं। तो सारे उपकरण प्राप्त हो जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रयोग। स्विच S को बंद करने पर, ये रहा स्विच S, इसे बंद करने पर इसे कहा जाता है पूरा परिपथ। परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। स्विच को अगर बंद कर दिया जाए यानी स्विच ऑन हो गया तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी और यहाँ पे सेल लगी है। आमीटर जो ये परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे शुष्क सेल लगी है। तथा वोल्ट मीटर जो यहाँ पे लगा है, इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। नाइक्रोम के तार PQ के सिरे P तथा Q के बीच का विभवांतर मापता है। तो इन दोनों सिराओं के बीच ये नाइक्रोम का तार है, ठीक है। तो इससे प्राप्त होने वाले जो विभवांतर है ये मापता है वोल्ट मीटर। अब इसके बाद अब एक सेल के स्थान पे, यहाँ पे एक सेल लगा था स्टार्टिंग में, दो सेल लगाकर पुनः आमीटर तथा वोल्ट मीटर से पठन नोट करते हैं। यानी पहले एक सेल लगा था तो इसका हमने एमीटर से मापा धारा और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा। अब यहाँ पे एक के स्थान पे दो हम सेल लगा देंगे, ऐसे दो सेल लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे जोड़ देंगे। और अब हम मापेंगे धारा का मान और विभवांतर का मान, ठीक है। यहाँ देखिए, तो इस प्रयोग से बारी बारी से एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल और 5 सेलों को परिपथ में दोहराते हैं, यानी यहाँ पे 3, 4, 5। तो अतः इससे होता क्या है, परिणाम प्राप्त होता है। तो परिणाम हम पाते हैं कि प्रत्येक बार V जो होता है यानी विभवांतर और धारा का अनुपात लगभग समान होता है, यानी समानुपाती होता है।
यानी जितना सेल लगाया जाए, यानी जितना विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए उतना विभवांतर बढ़ता है, और जितना सेल कम किया जाए उतना विभवांतर कम होता है। ठीक है, तो यही होता है ओम का नियम का सत्यापन। तो ये सत्यापन हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। यानी परिपथ में प्रवाहित धारा यानी ताप नियत हो तो विद्युत धारा और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है आपको। तो ये थ्योरेटिकल सत्यापन हो गया। अब इसके बाद होता है ग्राफीय प्रयोग सत्यापन। तो यहाँ से आपको नोट करना है ये, यदि विभवांतर V को x अक्ष तथा धारा को y अक्ष लेकर, हाँ देखिए, इसे x अक्ष और इसे y अक्ष लेकर V यानी विभवांतर तथा धारा के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। तो ओम के नियम का सत्यापन जो ग्राफीय विधि से होता है इसी प्रकार होता है, यानी एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है। ठीक है, तो धारा और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। या यहाँ देखिए, यदि धारा का मान 0.1 तो यहाँ विभवांतर कितना हुआ 0.2। आइए इसका ग्राफ तैयार करते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पे ग्राफ तैयार कर दिए। यहाँ देखिए 0.1 तो विभवांतर कितना है 0.2, यहाँ पे हो जाएगा। यदि हमने सेल बढ़ा दिया 0.2 हो गया तो विभवांतर हो गया 0.4, ऐसे ये रहा। ठीक है, 0.3 तो विभवांतर 0.6, यानी एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है। इसे समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कहा जाता है। तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती क्या होते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यही होता है ओम के नियम का सत्यापन ग्राफीय विधि से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा जो प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्याख्या करें। तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ प्रतिरोध का मतलब होता क्या है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट यानी रेसिस्टेंट। तो किसी चालक तार में प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला करता है, यहाँ देखिए आप, पहला तार की लंबाई पर, दूसरा तार की मोटाई पर, तीसरा चालक के पदार्थ पर यानी उस तार किस पदार्थ का बना है, और चौथा चालक के ताप पर यानी टेम्परेचर पर। तो इन चारों बिंदुओं पर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। आइए इन सब के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले चालक तार की लंबाई पर, किसी तार का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई L की समानुपाती, R समानुपाती I। समानुपाती का मतलब होता है एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े और एक के घटने से दूसरा घटे, समान अनुपाती। ठीक है, उसे कहा जाता है समानुपाती या इसे कहा जाता है अनुक्रमानुपाती। अर्थात तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, यानी उसकी रुकावट उतनी ही अधिक होगी। और लंबाई कम होगी तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध उतना कम होगा। आइए इसके बाद दूसरा जो बिंदु है, तार की मोटाई पर, किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि एक के बढ़ने से दूसरा घट जाए और एक के घटने से दूसरा बढ़ जाए, अपोजिट, इसे कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात तार जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, यानी रुकावट काफ़ी कम होगी। और तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंट उतना अधिक होगा। तीसरा देखते हैं तार के पदार्थ पर, यानी वो तार किन पदार्थ से मिलकर बना है। यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और मोटाई हो तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि ये विभिन्न पदार्थों से मिलकर बने हैं अलग अलग तार। अगर एक तार लंबाई कॉपर का है, अगर ये एल्युमिनियम का है, तो दोनों की प्रतिरोधकता अलग अलग होगी, क्योंकि ये अलग अलग पदार्थों से बने हैं। इसके बाद चौथा देखते हैं, चालक के ताप पर यानी टेम्परेचर पर। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ये आपको बिंदु याद रखना है, और ताप घटता है तो इसका प्रतिरोध कम होता है। इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक दूसरा काफ़ी आसानी से समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद हल करेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों एवं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे दो सवाल है। पहला देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों, ठीक है, यानी यहाँ पे सीरीज ग्रुपिंग में हमें प्रतिरोधकों का संयोजन जो है एक समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करना है।
और दूसरा देखिए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध यानी पैरेलल ग्रुपिंग जो प्रतिरोध है उनका भी हमें क्या करना है, समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम प्राप्त करेंगे श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के लिए, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम प्राप्त करेंगे समांतर क्रम का, ठीक है। तो आइए देखते हैं श्रेणी क्रम का संयोजित प्रतिरोधकों के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। तो हल करने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन आखिर होता क्या है। ये सारी बेसिक बातें हैं और ये समझने के बाद हम सवाल को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये रहा, ये देखिए, ये सेलों का दो संयोजन है। पहला, सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसे कहा जाता है सीरीज ग्रुपिंग। यहाँ पे 3 सेल है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, देखिए इसका प्लस, ठीक है, और ये हो गया माइनस, ठीक। तो इसका लास्ट वाला सिरा इसके पहले के साथ, फिर इसका लास्ट वाला सिरा इसके पहले के साथ, प्लस माइनस, फिर इसका माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से जो संयोजन होता है, यानी इसका अंतिम सिरा इसके पहले के साथ, इसका अंतिम सिरा इसके पहले के साथ, ये जो संयोजन कहलाता है, ये कहलाता है सीरीज ग्रुपिंग यानी श्रेणी क्रम समूहन, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रतिरोधों का क्या होता है, समूहन होता है, यानी श्रेणी क्रम में ये है। आमतौर से आप देखे होंगे घरों के जो टॉर्च होते हैं, इन्हीं क्रम में उनका संयोजन होता है। और इसके बाद देखिए, दूसरा हम बैटरी का संयोजन देखते हैं। ये समांतर क्रम यानी पैरेलल ग्रुपिंग। यहाँ पे देखिए 1 2 3 सेल है, यहाँ पे प्लस वाला एक साथ, प्लस ये एक साथ, यहाँ पे इस धारा निकल जाती है, और माइनस वाले एक साथ। ये जो संयोजन कहलाता है, ये कहलाता है समांतर क्रम। नाम से ही स्पष्ट है, समांतर क्रम यानी समान है, ठीक है। प्लस वाला एक साथ और माइनस वाला एक साथ, ये दोनों क्या है, समांतर है, लेकिन श्रेणी क्रम में नहीं होता, ठीक। अब आइए हम देखते हैं, ये सिर्फ मूल रूप है, ये बेसिक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। तो यहाँ पे देखिए, श्रेणी क्रम समूहन का हम समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पहले इसका हमें डायग्राम बनाना होगा। श्रेणी क्रम का कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे पहला प्रतिरोध हो गया ऐसे, कम से कम 3 आपको लेने हैं। यहाँ पे हो गया दूसरा, और इस प्रकार यहाँ पे हो गया इसका तीसरा, ठीक है। और इसके बाद हम इसको नीचे खींचते हैं, ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं। ये क्या होगा, ये परिपथ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम सेल लगाएंगे, 3 सेल लगाएंगे। बड़ा हो गया, फिर छोटा 1 सेल, फिर बड़ा, फिर छोटा 2 सेल, फिर बड़ा, फिर छोटा 3 सेल। यहाँ पे 3 सेल की बैटरी लग गई है, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे एक आमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए, और ये परिपथ को इसको मिला लेना है। तो ये बड़ा वाला जो है ये हो जाएगा प्लस, और हम इसको छोटे वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। और ये प्रतिरोध है, तो इसे हम लिखेंगे R1, ये हो गया R2, और ये हो गया R3। और ये परिपथ में धारा जो प्रवाहित होती है उसे I द्वारा सूचित किया जाता है। तो धारा देखिए, धारा जो बहती है वो है I, ठीक है। धारा क्या है, धारा जो है वो I बहती है। और यहाँ पे देखिए, हम इसका पहला बिंदु लेंगे, इसे मानेंगे A, ठीक है। और इसे क्या मानेंगे, इसे मानेंगे B। यहाँ पे पॉइंट बना देते हैं B। और ये हो गया C, और ये हो गया D, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, ये इसका पहला सिरा A है और ये इसका आखिरी सिरा B, लेकिन ये इसका पहला सिरा B, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है। और इस प्रतिरोध R2 का देखिए, इसका पहला सिरा B और इसका अंतिम सिरा C है, लेकिन R3 का ये पहला सिरा C है। तो इसका पहला और इसका आखिरी और इसका पहला, तो ये श्रेणी क्रम में तीनों हैं। और ये हो गया D। ये R1, R2 और R3, ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, और ये इनके बिंदु है। और इसमें इस पूरे परिपथ में धारा जो है एक समान धारा प्रवाहित हो रही है I। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो आइए इसको स्पष्ट तरीके से लिखते हैं। इस पूरे परिपथ में धारा जो है एक ही है, यानी इस प्रतिरोध के लिए भी धारा I है, इसके लिए भी I है, और इसके लिए भी I है। और ये जो धारा है यहाँ से आते हुए यहाँ से निकल जाती है, इस तरीके से यहाँ पे अमीटर में आती है धारा वापस,
ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, यहाँ पे जो जो पॉइंट है यानी जो हमने किया है वहाँ पे हम सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। आइए लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। माना कि R1, R2 और R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ये रहा R1, R2 और R3 तथा इन प्रतिरोधों में एक ही धारा जो I है प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये बात आपको लिखनी है। इसके बाद आपको देखना है, इसके बाद हम लिखेंगे ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक में ताप में परिवर्तन ना हो तो उसके प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती हो जाती है। तो ओम का नियम क्या होता है? ये होता है V = IR। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है कि प्रत्येक प्रतिरोधों का विभवांतर ज्ञात करना है। पहले ज्ञात करेंगे R1 प्रतिरोध का विभवांतर, इसके बाद R2 प्रतिरोध का विभवांतर, R3 प्रतिरोध का विभवांतर। तो पहले लिखेंगे R1 प्रतिरोध का विभवांतर। V का मतलब क्या होता है? विभवांतर होता है। I का मतलब होता है धारा होता है। ठीक है, और R का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे R1 प्रतिरोध का विभवांतर। ये R1 प्रतिरोध का विभवांतर। तो इस R1 के लिए जो विभव का अंतर क्या है? यहाँ पे V1 है और ये V2 है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं VA माइनस VB यानी विभव का अंतर विभवांतर। ठीक है, इक्वल टू ये I और ये R के स्थान पे R1, क्योंकि ये R1 प्रतिरोध का विभवांतर है। और इसी प्रकार हमें सबको लिखना होगा। इसके बाद लिखेंगे R2 प्रतिरोध का विभवांतर। तो यहाँ पे देखिए विभव अंतर है और ये धारा जो है, ये तीनों प्रतिरोध में धारा एक ही है, इसलिए I और ये R1, R2 और R3 लिखेंगे। इसके बाद देखिए R2 प्रतिरोध का विभवांतर, R2 कहाँ है? यहाँ है। तो इस प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा? तो पहला बिंदु देखिए VB माइनस VC। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसका पहला बिंदु है VB माइनस VC। ठीक है, विभव का अंतर ये रहा। और इसके बाद धारा का मान तो सेम है, धारा का मान तो सेम है, सब में एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। और R1 के स्थान ये R2 है तो R2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर। तो इसी प्रकार लिखेंगे R3 यानी तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर। देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए ये तीसरा प्रतिरोध है, इसका पहला बिंदु है C और आखिरी बिंदु है D। तो VC माइनस VD यानी विभव का अंतर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे VC माइनस VD। धारा तो एक ही है और ये R3। ठीक है, इतना तो आपको पहले समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हम इनका योग करेंगे। आपको यहाँ पे लिख भी लेना है योग करने पर। ठीक है, यानी जोड़ने पर। तो जोड़ा जाए इसको, तो सबको जोड़ेंगे। ये माइनस का VB और ये प्लस का VB, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे देखिए माइनस का VC और यहाँ पे प्लस का VC, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो इस तरफ क्या बचा? यहाँ पे VA बचा। तो हम लिखेंगे VA और यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये माइनस का VD। ठीक है, इक्वल टू, अब इनको जोड़ा जाए I और I हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग जोड़ देते हैं क्योंकि हमें जोड़ना भी है R1 R2 प्लस R3। हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते हैं इसको I को। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, हम इसको आसानी से मान सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा यानी समीकरण 2 हमें लाना है। तो पहले यहाँ पे देखिए डायग्राम में, इस डायग्राम में क्या है? 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे। अगर हम तीनों को जोड़ दें, ठीक है, संयुक्त रूप से, तो एक नया प्रतिरोध यानी एक बड़ा प्रतिरोध बन जाएगा, उसका नाम होगा RS। यानी हम इन तीनों छोटे छोटे प्रतिरोधों को जोड़ दें यानी संयोजित कर दें तो उनके स्थान पे एक बड़ा प्रतिरोध यहाँ पे प्राप्त हो जाए। यहाँ पे देखिए, ठीक है, R1, R2 और R3, ये तीनों के मिलने से यानी जोड़ने से क्या बन गया? RS। और एक बात और भी ध्यान देनी है, ये जुड़ गया लेकिन धारा हमेशा I ही इसमें तीनों में बहती है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला स्टेप करते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर तीनों प्रतिरोधों R1, R2 और R3 को जोड़ दिया जाए तो या संयोजन कर दिया जाए तो एक नया प्रतिरोध RS प्राप्त होता है और इनमें धारा I प्रवाहित होता है।
ठीक है। या आप इसको इस तरीके से भी लैंग्वेज बदल के लिख सकते हैं, यदि R1, R2 और R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध RS हो तथा प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो ओम के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर तीनों प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दिया जाता है, यहाँ पे हमने जोड़ा है, तो इसका मान कितना आ गया, VA माइनस VD। ठीक है, यानी V का मान आ गया VA माइनस VD। तो धारा तो सेम है और इनका हमने अभी क्या माना, यहाँ पे मैंने लिखा है R1 और R2 और R3 को हमने समतुल्य रूप से माना है RS। ठीक है, तो आइए इस अगला स्टेप करते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है, ये रहा V इक्वल टू IR। तो V के बदले देखिए इन सब का जो विभवांतर कितना आया, जोड़ने के बाद इतना बचा, तो इसके बदले ये हो गया। धारा तो मान सेम ही है। ठीक है, और ये R क्या है, ये प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध है, यानी इन सब के बदले हमने क्या माना है, RS माना है, तो ये हो गया RS। ठीक है, ये ओम के नियम से ये इतना प्राप्त होता है। तो ये हो गया समीकरण 2। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका LHS और इसका भी LHS आपस में समान है। तो ये जो चीज़ें हैं आपस में इनका LHS समान है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, तो इसके बराबर ये हो जाता है। तरीके से लिखना है समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हुआ। तो इसका देखिए RHS और इसका देखिए RHS, तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। IRS इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, I और I कैंसिल आउट। तो कितना बचा, यहाँ पे बचा RS, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये प्रमाणित हो गया। और ये क्या निकल के आया, यहाँ पे निकल के आया प्रतिरोधों का जो श्रेणीक्रम समूहन है, एक समतुल्य प्रतिरोध RS प्राप्त होता है और ये प्रमाणित हो जाता है। ठीक है, श्रेणीक्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो ये प्रमाणित हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे समांतर क्रम समूहन का प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। तो इसके बाद हम लोग समांतर क्रम प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध यानी 1/RP इतना हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब देखिए RP मतलब होता है रेसिस्टेंट ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग और RS का मतलब होता है रेसिस्टेंट ऑफ सीरीज ग्रुपिंग। तो ये हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम समांतर क्रम का यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो इसका डायग्राम बनाना काफ़ी आसान है। यहाँ पे 3 प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए पहला प्रतिरोध को ऐसे रखेंगे, ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, और ये हो गया इसका तीसरा प्रतिरोध। ये तीनों क्या हो गए, समांतर क्रम में हो गए। इसके बाद और डायग्राम देखिए, और इसके बाद देखिए अगला स्टेप, इसको एक बिंदु पे संयोजित कर देना है, यानी यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार इसको भी एक बिंदु यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है और इसको संयोजित कर देना है तीनों को एक बिंदु पे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला स्टेप हमारा, इसके बाद देखिए हम मिलाएंगे इसको नीचे, यहाँ पे ये वाला सिरा भी हम नीचे मिलाएंगे यहाँ पे। ये दोनों आपको बराबर रखने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से हम एक बैटरी को जोड़ेंगे और यहाँ से हम एक बैटरी को जोड़ेंगे, बड़ा, इसके बाद छोटा। ठीक है, तो ये बड़ा वाला है तो ये प्लस हो जाएगा और ये छोटा वाला है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बैटरी इसको हम इस परिपथ में जोड़ देते हैं यहाँ पे। और इसमें धारा कौन प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही I धारा। और ये प्रतिरोध का नाम हम देते हैं R1, R2 और ये हो गया R3। ठीक है, और ये बिंदु हम मानेंगे A बिंदु, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को हम मानेंगे B। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, आप चाहे तो अन्य भी कई प्रतिरोध लगा सकते हैं, R1, R2 और R3। तो इन सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है A बिंदु से संयोजित है और इनका आखिरी सिरा जो है इन तीनों का B बिंदु से संयोजित है। और यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है,
तो यहाँ तक तो धारा आई है, लेकिन यहाँ पे आते ही इन सभी प्रतिरोधों के लिए जो धारा है, इसके लिए I1 हो जाएगा, इसके लिए I2 हो जाएगा और इसके लिए I3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं लेकिन एक ही बिंदु से जुड़े हैं। और यहाँ पे आते ही पुनः ये धारा एक हो जाएगी, यानी यहाँ पे I धारा हो जाएगी। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। तो यही है प्रतिरोधों का समांतर क्रम। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला स्टेप करते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है जो जो स्टेप हमने किया है वो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये लिखना ज़रूरी भी है। तो ये बातें आपको लिखनी है। माना R1, R2 और R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। धारा I, यहाँ पे धारा I देखिए ये रहा, प्रवाहित होने पर प्रत्येक प्रतिरोधों R1, R2 और R3 में से क्रमशः I1, I2, I3 धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इनमें से ये धाराएं प्रवाहित होती हैं तो ओम के नियम से। तो ओम के नियम से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रतिरोध R1 से I1 धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध R2 से I2 धारा प्रवाहित होती है और R3 से I3 धारा प्रवाहित होती है, यानी तीनों में से अलग अलग धाराएं प्रवाहित होती हैं और ये एक बिंदु B पर जाकर मिल जाती हैं, पुनः I बन जाता है धारा। तो यहाँ पे देखिए ओम का नियम प्रयोग में लाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है इन तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा A है और दूसरा सिरा B है। ठीक है, और इसका विभवांतर A और B है। यहाँ विभवांतर दोनों के लिए सेम है, विभवांतर नहीं बदलता, लेकिन धारा का मान अलग अलग बदलता है। ठीक है, विभवांतर तो वही है तीनों के लिए, लेकिन धारा का मान जो है अलग अलग है, I1, I2 और I3। तो यहाँ पे देखिए ओम के नियम से क्या होता है, V = IR, और यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे धारा का मान अलग अलग है लेकिन विभवांतर सेम है। ठीक है, तो जैसे में कि धारा I1 के लिए विभवांतर यानी विभवांतर बटे क्या, प्रतिरोध। तो इस तरीके से प्रत्येक धारा के लिए हमें निकालना होगा। तो यहाँ देखिए धारा I के लिए ओम का नियम हम लगाते हैं। क्या हुआ, V/R। V का मान देखिए VA - VB, यानी तीनों प्रतिरोधों के लिए विभवांतर तो सेम है, यानी तीनों प्रतिरोधों के लिए विभवांतर तो एक ही है। तो ये हो जाएगा VA - VB, यानी विभव का अंतर। तो ऊपर V के स्थान पे होगा VA - VB। ठीक है, बटे में R कितना है यहाँ पे देखिए, तो ये R के स्थान पे होगा आपका, और ये बटे में हो जाएगा क्या, ये पहले प्रतिरोध के लिए है तो ये R1। ठीक है, धारा I1 के लिए, और उसी तरीके से धारा I2 के लिए भी निकालेंगे। तो फिर वही होगा V/R। V के स्थान पे यही होगा क्योंकि विभव तो सेम है, यानी VA - VB। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा क्योंकि ये धारा I2 है। धारा I2 के लिए विभवांतर देखिए, धारा I2 के लिए देखिए यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, R2 है। इसके बाद यहाँ पे I3 के लिए क्या हो जाएगा, I3 के लिए VA - VB/R3। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें जो पहला हमने श्रेणी क्रम में निकाला था, क्या किया था, सबको जोड़ा था, तो इसको भी LHS को जोड़ेंगे और RHS को अलग अलग जोड़ देंगे, यानी सारे को हम लोग जोड़ेंगे, सारे करंट को। तो I1, I2 और I1, I2 और I3 इसको जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। तो इसके बाद देखिए I1, I2 और I3 ये तीनों मिलके क्या बनते हैं, ये बनते हैं पुनः I बनते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो तीनों धाराएं हैं इन तीनों प्रतिरोधों में से जाते हैं तो पुनः आपस में मिलके क्या बनते हैं, I ही बनते हैं यहाँ पे इस बिंदु पे। तो तीनों मिलने के बाद यहाँ पे I बनेगा इसका मान। इसके बाद देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, VA - VB, ये तीनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। VA - VB हम हमने बाहर निकाल लिया, तो ऊपर बचा 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको। तो इसके बाद देखिए आपको लिखना है यहाँ पे, यदि R1, R2 और R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध RP हो तो प्रवाहित होने वाली धारा I हो, तो ओम के नियम से। तो इनको हमने क्या माना, R1 + R2 + R3 को हमने माना है RP।
ठीक है, इन तीनों प्रतिरोधों को समतुल्य रूप से हमने आरपी माना, जैसे हमने श्रेणी क्रम में माना था सबको। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इन तीनों के लिए हमने क्या माना, इन तीनों के लिए हमने माना एक समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, क्या माना, इसका नाम होगा आरपी, और इसमें धारा ही आई बह रही है, क्योंकि ये एक हो गया तो धारा तो वही है और ये बिंदु भी वही होगा, ए और बी। तो ओम के नियम से हमने क्या देखा है, वी के, तो ओम के नियम से क्या होता है वी आई आर, लेकिन हमने आई की मान के तौर पे लिया है वी बटे आर। तो यहाँ पे जब हम आई निकालेंगे तो वी कितना है, तो वी हो तो वही होगा, यानी हम आई निकालेंगे पुनः तो वी का मान देखिए वी ए माइनस वी, क्योंकि ये एक ही है और वी वो तो वही होगा, और बटे में आर कितना है, तो ये आर जो हो जाएगा ये समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा सबका। यहाँ पे पहले हमने निकाला था, इसके लिए तो R1 होता था, इसके लिए R2 होता था, लेकिन ये सबके लिए हो जाएगा क्या है, समतुल्य RP है, ये हो जाएगा RP। ठीक है, V बटे R, V का मान हमने निकाला यहाँ से यहाँ तक, ये विभव का अंतर और बटे में R हो गया, ये समतुल्य प्रतिरोध का हमने माना है RP। तो I इक्वल टू V बटे R। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको ओम के नियम से क्या होगा। तो इस तरीके से आपको पिक्चर भी यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको समतुल्य प्रतिरोध कर लेना है आरपी और धारा बह रही है आई। तो ये ओम के नियम से हमने लिखा यहाँ पे आई। ठीक है, वी बटे आर, तो वी का मान वी ए यानी विभव का अंतर वी बी बटे आर के स्थान पे ये समतुल्य प्रतिरोध आर पी। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग व्यवस्थित करके लिख देते हैं, क्योंकि ये इसके मान है आई इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बटे आर पी, ये समीकरण हो गया। तो अब समीकरण 1 और 2 से देखिए तुलना करने पर, तो इसका LHS देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू, और इसका देखिए LHS आई, यानी दोनों का LHS समान है, इसका मतलब दोनों RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ आपको लिखना होगा समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर ये बात आपको लिखना है, तुलना करने पर। तो LHS बराबर समान है तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो RHS देखिए ये रहा, तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे, यानी वी ए माइनस वी बी बटे आर पी, और यहाँ पे देखिए क्या है वी ए माइनस वी बी 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ पे प्लस 1/R3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी ए माइनस वी बी आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे क्या कितना बचा, यहाँ पे बचा 1, तो इस तरीके से हो जाएगा 1/RP। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये समान हुआ समांतर क्रम प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, ये प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट कीजिए, या वीडियो को पीछे करके आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके बाद हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 4। विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक प्राप्त करें, यानी U इक्वल टू आई स्क्वायर। ठीक है, RT। यहाँ पे देखिए ये हमें प्रमाणित करना है, यानी ये ऊष्मा का व्यंजक हो गया। तो यहाँ पे ऊष्मा को U से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इक्वल टू आई, धारा को I से, और R जो है ये प्रतिरोध और ये T समय है। ठीक है, यही हमें प्रमाणित करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो ये एक बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें एक क्या बनाना है, एक इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, एक परिपथ का। तो यहाँ देखिए, और ये बातें आपको लिखनी है। माना परिपथ में 2 बिंदुएं P और Q, यहाँ पे देखिए इस पूरे परिपथ में 2 बिंदुएं हैं P और Q के बीच उत्पन्न विभवांतर, P और Q के बीच उत्पन्न विभवांतर V और प्रतिरोध R। यहाँ पे देखिए इस P और Q के बीच विभवांतर कौन सा है, यहाँ पे V है, और प्रतिरोध ये रहा R है, और धारा I है। इस पूरे परिपथ में धारा कौन सी बह रही है, ये I बह रही है।
तथा t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, और ये जो समय का अंतराल है वो t है और इसमें आवेश q प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई इस डायग्राम की। इसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे ओम के नियम से। क्या होता है? V = IR, ये ओम का नियम होता है। इसके बाद देखिए, हम जानते हैं विभवांतर V = क्या होता है? कार्य बटे आवेश, ये एक फार्मूला होता है। यानी इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, V = कार्य का होता है W, आवेश का होता है कि V = W/Q। और इसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुणा। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, V का Q के साथ ये हो जाएगा VQ = और यहाँ पे देखिए, और ये W हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से यानी ओम के नियम से हम V का मान रखेंगे। तो V का मान कितना है? IR। तो यहाँ पे हम V का मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, V कितना है? IR। तो इस V के स्थान पे हो जाएगा I। ठीक है, यहाँ पे R, और ये Q तो जम के त्यों होगा, ये Q हो गया, और = हो जाएगा W। ठीक है, तो थोड़ा सा व्यवस्थित करके भी लिख सकते हैं इस तरीके से। W को पहले लिखेंगे, W = Q × IR। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला प्रयोग होगा। क्या होता है फार्मूला? Q = IT, यानी इस तरीके से लिखा जा सकता है, I = विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे हम लोग प्रयोग में लाएंगे। तो इसके बाद देखिए, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे Q का मान रखेंगे। Q का मान कितना है? यहाँ पे देखिए IT, तो Q के स्थान पे हम रखेंगे IT। तो W = यहाँ पे I और T, ये बात आपको समझ में आ गई। और ये IR तो ज्यों के त्यों हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए काफ़ी ध्यान से, W = यहाँ पे अभी I है, यहाँ पे ये दोनों गुणे में है, तो क्या हो जाएगा? I²। और इसके बाद क्या हो जाएगा? R को हम पहले लिख देते हैं, और ये T। ठीक है, तो प्रमाणित करने में तो हमें यही प्रमाणित करना था, U = I² RT। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे W है ना कि U है। तो अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे कार्य है ना कि ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे ये बात लिखना है, यहाँ पर कार्य जो है, ये कार्य है परिपथ में ऊष्मा के बराबर है। ठीक है, जो कार्य है, जो कार्य किया गया परिपथ में, वो ऊष्मा के बराबर हो गया, यानी ऊष्मा को, ऊर्जा को U से = W। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस W का मान रख देंगे। W का मान कितना है? ये पूरा है, तो यहाँ पे हो जाएगा U = इस तरीके से देखिए, U = I² RT। ये जो पूरा है ये W का मान है, और ये रहा W। ठीक है, तो ये प्रमाणित हो जाता है। यानी क्या है? विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी प्रतिरोध में यानी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न है, विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करें। तो वर्णन करने से पहले आइए विद्युत बल्ब के सिद्धांत के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। विद्युत बल्ब एक प्रकाशीय विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, और इसके अंदर एक फिलामेंट होता है। ये रहा फिलामेंट, जो टंगस्टन धातु का बना होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एटम होते हैं। टंगस्टन का ही इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जो गलनांक होता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैसें भर दी जाती है। सबसे पहले इसके अंदर की सारी गैसें निकाल के इसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसें भर दी जाती है। और यहाँ से देखिए, और यहाँ से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इनकी सिरों के मध्य से, तो ये टंगस्टन में प्रतिरोध उत्पन्न होता है और ये प्रकाशित होने लगता है। अगर ऊपर से ये शीशा ना लगाया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये वायु यानी ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अक्षयकृत यानी क्षणभंगुर हो जाएगा, ये टूट जाएगा। इसीलिए इसके अंदर अक्रिय गैसें भर दी जाती हैं। तो यही है विद्युत बल्ब का सिद्धांत और कार्य प्रणाली। ठीक है, तो आइए इसके बारे में लिखना प्रारंभ करते हैं। विद्युत बल्ब एक विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है।
विद्युत बल्ब की खोज एडिसन ने की थी। जब बल्ब के अंदर लगे तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इतना गर्म हो जाता है कि उससे प्रकाश निकलने लगता है, अतः इसे प्रदीप्त लैंप भी कहते हैं। तो ये तो हो गई विद्युत बल्ब के बारे में। अब इसके बाद यहाँ से रचना स्टार्ट होती है। ये रहा रचना। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है जिसके अंदर टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी ऐट कुंडली होती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। इसे वाष्पीकृत होने से बचाने के लिए इसके अंदर सारी हवा निकाल दी जाती है और नाइट्रोजन और आर्गन जैसे अक्रिय गैसें भर दी जाती है। तो ये जो देख रहे हैं इसी की बात हो रही है। इसका नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है फिलामेंट। ये जो एटम दिख रहा है आपको, और ये किसकी बनी होती है? ये फिलामेंट जो होती है वो टंगस्टन धातु की बनी होती है। तो इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैसें भर दी जाती है। क्यों भर दी जाती है? क्योंकि फिलामेंट को टूटने से बचाने हेतु। फिलामेंट के साथ लगा टंगस्टन का गलनांक काफ़ी उच्च होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। फिलामेंट के उनके सिरों को चालक तार द्वारा बंध के आधार पर जोड़ दिया जाता है तथा इसे होल्डर के सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित होने से फिलामेंट उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है जिससे गर्म हो जाता है और इतना अधिक गर्म हो जाता है कि वो विद्युत बल्ब प्रकाशित होने लगता है, यानी वो जलने लगता है। ये समाप्त होता है विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करना। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इस सेशन का आखिरी प्रश्न क्रमांक 6, विद्युत फ्यूज का सचित्र वर्णन हमें करना है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सिद्धांत, यानी इसका क्या कार्य सिद्धांत है विद्युत फ्यूज का और ये क्या होता है। विद्युत प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज परिपथ का एक सुरक्षात्मक अवयव है, यानी एक क्या है? अवयव यानी भाग है, जो एक नियत मात्रा से अधिक धारा यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर बहने पर परिपथ को तोड़ देता है, जिससे परिपथ में लगे विद्युत उपकरण खराब होने से अर्थात नष्ट होने से बच जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि परिपथ में विद्युत फ्यूज लगा होता है। अगर परिपथ में धारा अचानक बढ़ जाए तो अगर फ्यूज ना जले तो विद्युत जो उपकरण होंगे, टीवी, फ्रिज, जितने भी उपकरण होंगे सारे जल जाएंगे। इसमें विद्युत फ्यूज क्या होता है? गल जाता है, जिससे उपकरण जलने से बच जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए परिपथ में विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है और यही इसका कार्य है। तो हमने ये समझा कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी रचना कैसे है। ठीक है, विद्युत फ्यूज जस्ता या लेड यानी सीसा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। इसकी प्रतिरोधकता अधिक यानी धारा को रोकने की क्षमता, प्रतिरोधकता जो है, रेसिस्टेंट जो है, काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, और गलनांक यानी गलने की जो क्षमता होती है काफ़ी कम होती है। एक नियत जो सीमा से धारा अधिक बह जाती है ये गल जाता है, लेकिन उस नियत तक धारा को वो उसकी क्षमता को रोके रखता है। तो वही बात हो गई, प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक काफ़ी कम होता है। विद्युत फ्यूज की बनावट जो है एक कांच की नली होती है तथा इनके दोनों छोरों पर धातु की टोपी होती है। आइए देखते हैं विद्युत फ्यूज को। तो ये है विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज कई रूपों में होते हैं। तो ये इसका सबसे सूक्ष्मतम रूप है। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंदर होते हैं, तो हम इनके बारे में वर्णन करेंगे। आप चाहे तो इनके बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होती है? एक कांच की नली होती है जिनके दोनों छोरों पर धातु की टोपी होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें लिखना है। इसके बाद देखिए, तथा इनके ठीक बीचों बीच सीसा टीन मिश्र धातु की एक पतली तार होती है। ये फ्यूज का सूक्ष्मतम रूप है। ये जो फ्यूज़ है ये क्या है? सबसे छोटा रूप है। बृहद रूपों में अनेक तरह के फ्यूज होते हैं जिनमें मुख्य रूप से मिश्र धातु की पतली तार शामिल जरूर होती है। तो इसमें पतली तार जो होती है वो मिश्र धातु की बनी होती है और परिपथ में क्षमता से अधिक जो धारा प्रवाहित होती है, एक लिमिट से अधिक, ये परिपथ को तोड़ देता है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण जलने से बच जाते हैं। ठीक है, यही है विद्युत फ्यूज का सचित्र वर्णन। तो आपको पिक्चर भी बना लेना है। ये सिद्धांत और रचना ये समाप्त हो जाती है और कार्य भी यहाँ पे है। ठीक है।